नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप GSTR 9 के अंदर ITC की ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे पास 3 एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा, और ये एग्जाम्पल किसी और ने नहीं बल्कि GSTR ने इशू किया है FAQ के ज़रिए। इस FAQ के ज़रिए हम समझेंगे कि GSTR 9 में ITC की ट्रीटमेंट कैसे करनी होगी। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये FAQ के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज एक एक चीज़ों को क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है कि कैसे आपको GSTR 9 की फाइलिंग करनी है। आज की वीडियो में स्पेशली केवल ITC वाला पार्ट कवर किया है और इसके अंदर बताऊंगा कि ITC का जब केस हो तो ITC की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे क्लेम, रिवर्सल और रीक्लेम के केस में। ठीक है, क्योंकि पिछले साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। रीक्लेम का लेजर भी आया, लोगों ने रीक्लेम किया, रिवर्सल किया, फिर क्लेम किया। तो ऐसे में 9 को फाइल करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ITC की ट्रीटमेंट क्लेम, रिवर्सल और रीक्लेम के केस में कैसे किया जाए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बोल रहे हैं कि अगर क्लेम किया है, रिवर्सल किया है और रीक्लेम किया है, तीनों किया है, कब किया है? सेम फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के अंदर ही, तो ITC की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ करें कि एज्यूम ITC 120 रुपये है। ITC जो है वो 120 रुपये एज्यूम कर रहे हैं। तो ओरिजिनली क्लेम हुआ 24-25 में, रिवर्स हो गया 24-25 में और रीक्लेम हो गया 24-25 में। ठीक है, अब 9 पे आ जाओ कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो टेबल 6A में बोलते हैं कि टेबल 6A में कौन सी वैल्यू जाएगी। देखो, टेबल 6A में जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस होगी। ट्वाइस होने का रीज़न क्या है? टेबल 6A में वैल्यू 240 रुपये इसलिए होगी क्योंकि आपने ओरिजिनली एक बार 120 रुपये क्लेम किया, ओरिजिनली में एक बार 120 रुपये क्लेम किया, उसके बाद जब रीक्लेम किया दोबारा 120 रुपये क्लेम किया, तो 240 रुपये हो गए। ठीक है, तो 6A में वैल्यू कौन सी होती है? रिवर्सल वाली नहीं होती है, क्योंकि अगर रिवर्सल वाली लोगे तो 120 रुपये ही होगी, लेकिन विदाउट रिवर्सल लोगे तो 240 हो जाएगी। तो 6A में होता क्या है? बेसिकली 3B का टेबल 4A का टोटल होता है। टेबल 4A में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? टेबल 4A में वैल्यू होती है जो आपने ITC क्लेम किया RCM के ऊपर, जो आपने ITC क्लेम किया इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर या इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर, और जो आपने ITC ऑल अदर ITC जो क्रिएट किया नॉर्मल इन्वॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के ऊपर। ठीक है, ये टेबल 4A में होता है टोटल। ठीक है, अब 6A1 की बात करें तो 6A1 इस केस में नील होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसके अंदर ITC करंट फाइनेंशियल ईयर का परटेन कर रहा है, पिछले साल का कोई भी ITC नहीं है। 6A1 के अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई ITC पिछले साल का है, ठीक है, तो उस ITC की रिपोर्टिंग 6A1 में देना है। पिछले साल का मतलब हो गया कि अगर कोई 23-24 से रिलेटेड है और आपने करंट ईयर की 3B में क्लेम किया है तो उस ITC की डिटेल अब यहाँ दे दो। रीक्लेम वाले को छोड़ के रीक्लेम की डिटेल नहीं देनी है। अगर पिछले साल का 23-24 का है, 24-25 में आपने अगर रिक्लेम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग 6A1 में नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ITC की डिटेल जाएगी जिसको आपने पहले कभी क्लेम ही नहीं किया, लेकिन आपने 24-25 में उसको क्लेम कर लिया, तो ऐसी ITC की डिटेल 6A1 में जाएगी। अगर कोई रीक्लेम है तो उसके लिए नीचे टेबल है, टेबल 6H GSTR 9 में। ये देखिए, मैंने GSTR 9 को भी ओपन कर लिया है। ये है टेबल 6, कहाँ गया 5 और ये आ गया 6A1 और यहीं पे आपको H मिल जाएगा 6H। ये तो अमाउंट ऑफ रीक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जो भी आपने रीक्लेम किया है, चाहे वो आपका 23-24 का क्यों ना हो, 23-24 का 24-25 में भी क्लेम किया है, तो भी उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी है। समझ में आया?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6A2 में बात करें तो 6A2 में क्या जाएगा, 6A2 में 6A से 6A1 लैस होके जाता है। तो यहाँ तो वैल्यू 0 है और यहाँ पे 240 है, तो 240 में अगर 0 लेस करोगे तो 240 ही आएगा। ठीक है, यानी 6B के अंदर जो वैल्यू जाएगी अब क्या जाएगी, अब 6B की बात कर रहा है कि 6B में आपको क्या रिपोर्ट करना है। अब बात करें दोस्तों 6B में रिपोर्टिंग क्या करनी है, तो 6B में जो रिपोर्टिंग करनी होगी वो 120 रुपये रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि 240 में ओरिजिनल क्लेम और रीक्लेम भी है। तो 120 तो यहाँ रिपोर्ट करेंगे और रीक्लेम वाले को 6H में रिपोर्ट करेंगे 120 रुपये, तभी ये 240 बनेगा। देखो 240 बन गया, तो जो नेट वैल्यू आएगी 240 आएगी, और टेबल 6J में जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 120 ये जुड़ा 120 ये जुड़ा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 240, ऊपर 6A2 के अंदर 240 है, तो इसका बीच 6J में जो डिफरेंस बनने वाला था वो 0 हो गया, डिफरेंस बना नहीं 6 वाली टेबल में। यहाँ पे देखिए ये टेबल नंबर 6 दिखाता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे 6A में जो 120 रुपये रिपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 है फिगर, फिर उसके बाद A2 में सर यहाँ 240 रिपोर्ट होगा, क्यों, क्योंकि रिक्लेम वाला भी ऐड होके है, तो 240, इसका नेट टोटल भी 240 आ गया। अब 6B में बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो आप 120 रिपोर्ट कर दो, और उसके बाद एक H नंबर टेबल है, यहाँ 120 रिपोर्ट कर दो, जिससे यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 240 बन जाएगा आपका, जो कि 6B और 6H को जोड़ेगा। तो 240 जब आपका बना और यहाँ भी 240 है तो डिफरेंस 0 बन गया। ठीक है, ये यही कहना चाह रहा है। तो अब देखेंगे तो 6J के अंदर डिफरेंस 0 हो गया हमारा। अब टेबल नंबर 7 पर जाते हैं। रिवर्जल की रिपोर्टिंग चूंकि यहाँ होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमने रिवर्जल भी किया 120 रुपये, तीनों ट्रांजेक्शन है। तो जब एक बार रिवर्जल किया 120 रुपये, 120 रुपये यहाँ पे लिख दिया 120, तो जो नेट ITC बनेगा वो कितना बनेगा, वो 120 ही बनेगा। 7J के अंदर जो टोटल जाएगा वो 120 का बनेगा, जो कि नेट एलिजिबल ITC जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 7 ये आ गया। जब मैं यहाँ पे 120 रुपये रिपोर्ट कर दूंगा अदर वाले में, तो जो नेट ITC 7G में जाएगा वो 120 ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 240 ऊपर है, 120 यहाँ लेस हुआ तो 240 हो गया। अब टेबल नंबर 8 की बात करें तो टेबल नंबर 8 में ITC 2B से उठ के आएगा तो 120 ही, ठीक है, और ITC 6B से उठ के आएगा वो भी 120 आएगा। 2B से 120 क्यों आया, क्योंकि अमाउंट तो 120 का ही है ना भाई 2A में या 2B में। हमने 2 बार क्लेम कर लिया, एक बार ओरिजिनल क्लेम किया, एक बार रिक्लेम कर लिया, एक बार रिवर्जल भी कर दिया। तो ऐसे रिपोर्टिंग जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे 120 आएगा, 6B का 120 उठ के आएगा। 120 क्यों उठ के आएगा, क्योंकि भाई 6B में मैंने बताया आपको कि भाई 120 रिपोर्ट करना है। ये देखो ये रहा 6B 120 रिपोर्ट करना है। तो जब 120 रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 8D में 0 हो जाएगा। अब 8C में कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, कोई भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है 8C में। 8C में ऐसे ITC जाएगी, ऐसे ITC की डिटेल जाएगी जो आपने 24-25 का 25-26 में क्लेम किया। तो इसके लिए आप टेबल 8 देख लो। अगर टेबल 8 में इनवॉइस ऐसे दिख रहे हैं आपको जो कि 24-25 का 25-26 में क्लेम किया, तो उसकी रिपोर्टिंग याद होगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से टेबल नंबर 12 में भी कोई रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, टेबल नंबर 13 में भी कोई रिपोर्टिंग नहीं जाएगी इस केस में। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं। क्लेम रिवर्जल तो किया सेम फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, लेकिन रिक्लेम कर लिया 25-26 में। अब ऐसे में क्या रिपोर्टिंग करें, ठीक है, ये अदर देन रूल 37 और 37A वाला है। इसके अलावा है कि भाई क्लेम और रिवर्जल तो आपने किया सेम ईयर में और रिक्लेम कर लिया 25-26 में, तो कैसे रिपोर्टिंग करोगे। देखो ओरिजिनल क्लेम किया मार्च 25 में, रिक्लेम किया अप्रैल 25 में, लेकिन रिवर्स किया मार्च 25 में, यानी 24-25 में ही क्लेम और रिवर्स किया, लेकिन रिक्लेम किया 25-26 में। अब समझना, तो 6A में तो 120 जाएगी रिपोर्टिंग। क्यों जाएगी रिपोर्टिंग, क्योंकि रिक्लेम वाला पार्ट इसमें ऐड नहीं है, ये गया है 25-26 में हमने रिक्लेम किया है। तो 24-25 के अंदर तो 6A में जो वैल्यू आएगी वो 120 ही आएगी, क्योंकि 3B में जो टेबल 4A आएगा वो 120 ही आएगा। नेक्स्ट ईयर में 120 हम और क्लेम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर का पार्ट आगे बताऊंगा कैसे रिपोर्ट करना है। 61A के अंदर 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट नहीं करना। 6A2 में 120 ही रह जाएगा, 6B के अंदर 120 ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6I का टोटल 120 रहेगा, डिफरेंस यहाँ 0 रहेगा। 7 के अंदर रिवर्जल की बात करें तो 7 के अंदर 120 का हमारा रिवर्जल रहेगा, ठीक है। 8I
6H में 0 दिखा रहे हैं क्योंकि रिक्लेम किया नेक्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। अब 7H के अंदर हमने 120 का रिवर्सल किया तो 120 लिख दिया यहाँ पे। जब 120 यहाँ पे हमने लिख दिया तो जो नेट टेबल 7 का जो नेट आईटीसी वाला रहेगा पार्ट, वहाँ पे आईटीसी टोटल एलिजिबल आईटीसी 0 हो जाएगा। 7J की अगर बात करोगे आप तो 7J में यहाँ पे 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि क्लेम किया और रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे 0 हो गया 7J के अंदर। आगे बात करें 8A के अंदर, तो 8A के अंदर 120 ही आ रहा होगा अमाउंट, 8B में 120 जाएगा क्योंकि 6B से उठ के आता है ये, तो यहाँ भी 8D के अंदर डिफरेंस 0 बनेगा। अब 8C में क्या रिपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे नोट 1 है, नोट 1 को पढ़ो क्या कहता है। ये कह रहा है कि भैया इस तरह के आईटीसी को 8C में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पिछले साल का आईटीसी नेक्स्ट ईयर में रीक्लेम के जरिए क्लेम किया है उसको रिपोर्ट यहाँ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? अगर आप आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया तो ये आपका डिफरेंस क्रिएट कर देगा। क्यों क्रिएट कर देगा? क्योंकि आपने 120 6B में ऑलरेडी दिखा दिया है, तो 120 और 120 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 का डिफरेंस बन जाएगा। तो ऐसे आईटीसी की रिपोर्टिंग नहीं करनी है 8C में जो रीक्लेम वाला है 24-25 का 25-26 में क्लेम किया है, तो रीक्लेम किया है। तो क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि ऐसे आईटीसी की रिपोर्टिंग आप करोगे टेबल नंबर 13 में। टेबल 13 आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, इसलिए ऐसे आईटीसी की डिटेल 120 में करोगे, 8C में इसकी रिपोर्टिंग नहीं जाएगी रीक्लेम वाले की जो 24-25 का है 25-26 के अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं 25-26, इसी एग्जाम्पल में ये जीएसटीआर 9 हो गया 24-25 की, और जब जीएसटीआर 9 25-26 की फाइल करेंगे तो क्या रिपोर्टिंग होगी समझना। एक स्टार बना रखा है उसको समझ लो, रिपोर्टिंग अमाउंट इन टेबल 9 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज द बेस ऑफ करंट नोटिफाइड फॉर्म, इट मे बी सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द अमेंडमेंट या चेंजेस नोटिफिकेशन। ये कह रहा है कि जो 25-26 का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो करंट हमारे पास जो एनुअल रिटर्न है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। अगर कोई अमेंडमेंट या चेंजेस आता है तो उसके हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग चेंज हो सकती है। अब समझना, तो 25-26 की 9 के अंदर क्या रिपोर्टिंग करोगे। 25-26 की 9 में 6A में तो 120 ऐड होके जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6A1 के अंदर यहाँ पे 120 रखोगे, क्योंकि हमने क्या काम किया 25-26 के अंदर 24-25 का क्लेम किया है, तो 24-25 का क्लेम किया तो 6A1 में देना होता है। इसी प्रकार से अगर 24-25 में रहते 23-24 का क्लेम करते तो यहाँ रिपोर्टिंग करते, तो ऐसे ही 25-26 में हम क्लेम कर रहे हैं तो 6-1A में यहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ रिपोर्ट करोगे क्या होगा, ये माइनस कर देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे 6-1A में तो 6A से 6-1A लेस होता है, तो 6A2 0 हो जाएगा। 6B में कोई भी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट यहाँ 0 हो गया है, और किसी भी टेबल में कहीं भी कुछ भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही जगह रिपोर्ट होगा, वो है यहाँ पे 6A1। 6A ऑटोमेटिक आता है, 6A1 यहाँ रिपोर्ट कर दोगे तो 6A2 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आप पिछले साल का आईटीसी करंट ईयर में करो तो ऐसे ही रिपोर्टिंग करनी है। इसके अंदर भी यही बताया गया 25-26 के अंदर, अगर 25-26 की रिव्यू में 24-25 का आईटीसी क्लेम किया है तो ऐसे रिपोर्टिंग करनी होगी। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्लेम रिवर्सल तो किया 24-25 में, लेकिन रीक्लेम कर लिया 25-26 में। 37A और 37A की वजह से आपने 37 और 37A की वजह से आपने रिवर्सल और क्लेम तो किया करंट ईयर में, लेकिन रीक्लेम कर लिया 25-26 में, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो इसमें आईटीसी लेने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती 37A 37 की वजह से, इसमें 180 दिन वाला केस होता है, तो इसमें कोई आईटीसी लेने की कोई भी लिमिट नहीं है अगर आपने रिवर्स कर रखा है, क्लेम करके रिवर्स कर रखा है तो यह बोल रहा है कि अप्रैल 24 के अंदर ओरिजिनली क्लेम किया, अक्टूबर 24 में रिवर्स कर दिया, फिर अप्रैल 25 में रीक्लेम किया, तो 24-25 में 6A में तो 120 जाएगा, 6A1 के अंदर 0 होगा, 6A2 में 120 होगा, 6B में 120 होगा, उसके बाद 6I का टोटल 120 हो जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा। तो दोस्तों इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो
इस केस में आपने ओरिजिनली 3B के अंदर क्लेम किया आईटीसी, जो कि टेबल 4A का पार्ट बना, तो 120 रुपये आपने क्लेम किया, ठीक है, क्योंकि इस केस में आप क्लेम कर रहे हो और रिवर्स कर रहे हो सेम फाइनेंशियल ईयर में। तो 120 रुपये तो आपने ऊपर क्लेम किया और नीचे 4B2 में रिवर्स किया, तो 120 रुपये तो ऊपर चला जाएगा। 6A1 के अंदर जीरो रिपोर्टिंग होगी, 6A2 का दिस माइनस दिस करोगे तो यही आएगा, और 6B में 120 रिपोर्ट हो जाएगा जो यहाँ पे है। अब 6H की बात करें तो 6H में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। 6I का टोटल 0 हो गया, 6H में कुछ भी नहीं आया, 6I का टोटल 120 रुपये हो गया, ठीक है, क्योंकि 6B को जब ये जोड़ेगा 6H को मिला के तो यहाँ तो 0 है, 0 प्लस 120 आ गया। 6J में डिफरेंस 0 हो गया, और 7 के अंदर 120 रिपोर्ट करेंगे क्योंकि सेम फाइनेंशियल में रिवर्सल किया है, ठीक है। 7 के अंदर जब 120 रिपोर्ट करेंगे तो 7J के अंदर जो नेट आईटीसी होगा वो तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन उसका हमने आईटीसी उस साल का आईटीसी नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है, तो उसको बताऊंगा कैसे रिपोर्ट करना है। आगे बढ़ो। यहाँ पे 8 के अंदर बात करें 8A में, तो 8A में 120 आ रहा होगा 2B के जरिए, 8B के अंदर भी 120 आ जाएगा जो 6B में रिपोर्ट करेंगे। 8C में कोई भी वैल्यू रिपोर्ट नहीं करनी, 8D के अंदर डिफरेंस नहीं बनेगा, टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करनी है, लेकिन इसके लिए नोट 2 है, नोट 2 को पढ़ो। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेबल नंबर 13 का पार्ट भी वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो रूल 37 है, 37A का आईटीसी है, ये कौन सा आईटीसी होता है? 180 डेज वाला। तो 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं हो तो हम रिवर्स कर देते हैं, फिर जब पेमेंट करते हैं तब आप ले सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि इसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती इस तरह की आईटीसी में, तो जिस ईयर में आप क्लेम करोगे उस ईयर का 9 का पार्ट बनेगा, ठीक है। जिस ईयर में आप रीक्लेम करोगे उस ईयर की 9 का पार्ट बनेगा। इस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग और कहीं नहीं करनी, बस आपको इस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग 6A में करनी है, 6A1 में नहीं जाएगी, 6B में जाएगी। नॉर्मल जो आप करंट ईयर का आईटीसी रिपोर्ट करते हो वैसे ट्रीट करना है इसको, ठीक है। अब इस तरह के केस में जो 25-26 का 9 होगा उसमें कैसे रिपोर्ट करेंगे? ये कह रहे हैं कि 6A का पार्ट बन गया, यहाँ रिपोर्ट हो गया, 6A1 में ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर की आईटीसी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और 6A2 में 120 रहेगा। 6B के अंदर यहाँ पे वैल्यू 0 रिपोर्ट रहेगी, बट 6H का पार्ट बनेगा। ये 6H का पार्ट क्यों बनेगा? रीक्लेम ऑफ आईटीसी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, 120 ये बनेगा, और यहाँ से रिवर्सल तो कुछ भी नहीं रहेगा। नेट आईटीसी मेरा इस करंट ईयर की आईटीसी में जाके ऐड होगा। 7 का जो J होगा उसमें वो नेट एलिजिबल आईटीसी में ऐड होगा। ये टेबल नंबर 8 का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह की आईटीसी जो होगी, क्योंकि 8 के अंदर करंट ईयर की आईटीसी आ रही होगी 2B के जरिए, और ये पिछले साल का होगा जो हमने इस साल रीक्लेम के जरिए लिया है, तो रीक्लेम वाले को यहाँ रखेंगे। बेसिकली डिपार्टमेंट जो करना चाह रही है वो करंट ईयर के आईटीसी को रिकनसाइल कर लेना चाह रही है कि जो करंट ईयर का आईटीसी आपकी 2B में आ रहा है और टेबल 8A में आ रहा है वो एटलीस्ट पूरा का पूरा फुल्ली रिकनसाइल हो जाए। समझ गए? तो ऐसे आपको आईटीसी की ट्रीटमेंट करनी होगी GSTR 9 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।